सो CSS का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वाइडली वो आपका यूज़ होता है एक्सटर्नल। ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ, इसको करेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो आपका सेकेंड यूज़ में आता है वो होता है इंटरनल। यानी कि हम लोग इसको देख रहे हैं ऑर्डर वाइज 1 2 3, यानी कि इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनका यूज़ जो होता है वो रिवर्स होता है। एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा, इंटरनल उससे कम, और इनलाइन बिल्कुल ना के बराबर। इसको ऐसा समझो लेमन लैंग्वेज में आटे में नमक। ठीक है। कि अगर मेरे पास 100% की क्वांटिटी है तो 95% उसके अंदर आटा रहेगा, 5% उसमें नमक रहेगा। सो वैसा ही आपका इनलाइन। तो इनलाइन गूगल कहता है कि 5% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे फिर तो सबसे बढ़िया है। तो हम कोशिश ये करेंगे हमें इनलाइन का यूज़ ना करना पड़े, बट समझेंगे तीनों को कि किस तरह से यूज़ में लेके आना है। बात करते हैं CSS के डिफाइन करने के प्रोसेस को। तो 3 तरह से हम लोग CSS को डिफाइन करते हैं: क्लास, आईडी और टैग। क्लास कैन असाइन एनी HTML एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने कोई स्टाइल बनाया एक टेक्स्ट के लिए, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी सेट करेंगे टेक्स्ट का कलर उस CSS में क्या हो जाएगा, रेड। तो उस क्लास को आप जितने भी नंबर ऑफ जगह पर अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। वो जहाँ जहाँ पर अप्लाई होगा उस पार्ट को रेड कर देगा। इसका हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल देखा था फोटोशॉप में, अगर आपने वीडियो देखा होगा। दूसरा हमारा पार्ट होता है आईडी। आईडी क्या होता है, कैन असाइन ओनली 1 HTML एलिमेंट। क्योंकि आईडी को अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं तो सभी की आईडी यूनिक होती है। भाई तुम्हारा पैन कार्ड डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा। या अगर तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारा नंबर डिफरेंट होगा, मेरा नंबर डिफरेंट होगा। तो जितनी भी जगह पर आईडीज़ हैं, चाहे वो वोटर हो, पैन हो, आधार हो, सबका क्या होता है, यूनिक। इससे क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है चीज़ों को। तो सिमिलरली हम लोग CSS में भी आईडी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। तो जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो ना, तब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट दिखाई देता है। नॉर्मली आपको इसका CSS में बेनिफिट ऐसे समझ में नहीं आता है। JS के साथ आपको बेनिफिट इसका अच्छे से समझ में आता है। थर्ड होता है टैग बेस्ड। एनी टैग नेम ऑफ HTML, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, H1 टेबल। ठीक है। हम उसके ऊपर बेस्ड क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक पेज में, वेब पेज में 100+ पैराग्राफ्स हैं। आपने कोड किया कि भाई जितने भी पैराग्राफ है सबका कलर चेंज हो जाए, तो आप डायरेक्ट P टैग को टारगेट करके काम करोगे। सभी जगह पर जितने P होंगे सबका कलर वन गो में चेंज हो जाएगा। बट वेबसाइट में कभी भी हम लोग काम ऐसा नहीं करते। हमें अलग अलग कलर में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना होता है। जैसे कि मेरा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरा सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरा ट्राइटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरा कॉल टू एक्शन क्या है, सेकंड है ना। तो हर जगह पर एक जैसा अगर कर दोगे तो यूज़र को ना वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा देखो, हम फ्लिपकार्ट में आते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा इसमें काम चल रहा है, तो बहुत सारे अभी इसमें बग्स हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे लेट्स से हम टी शर्ट में आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने अलग अलग कलर में वेरिएशन किया है, ब्लैक ही, लेकिन कहीं पर ज़्यादा हाईलाइट है और कहीं पर कम हाईलाइट है। तो जनरली ई कॉमर्स कंपनी क्या चाहती है कि ब्रांड नेम से ज़्यादा वो दिखाना चाहते हैं प्राइस, क्योंकि ये लोग प्राइस पर ही प्ले करते हैं। तो फोकस किस पर है, प्राइस के ऊपर। ठीक है। अंदर जाओगे, ठीक है, तो प्राइस देख रहे हो, पूरे डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका दिखाई दे रहा है, प्राइस का। क्योंकि हम लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं ई कॉमर्स के अंदर वो प्राइस से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। प्राइस अगर जितना कम से कम उतना हम लोग जाके वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के कलर डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ पर हमारे कलर डिफरेंट चल रहे हैं, यहाँ पर साइजेस हमारे पास डिफरेंट है। कुछ ऑफर्स हम लोग अगर दिखा रहे हैं तो उनको हमने बोल्ड किया हुआ है। ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट यूज़र को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हमने उसके हिसाब से चेंज की, जो कि आई कैची होनी चाहिए। अब सोचो कि मैं सबको अगर इस साइज़ में लिख दूँ समझ नहीं आएगा, या सबको मैं इतना बड़ा लिख दूँ तो बड़ा वियर्ड सा दिखाई देगा, है ना। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो वही हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपने टारगेट कर लिया टैग, तो सब एक जैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए गधे घोड़े सब एक हम चाहते हैं दोनों सेग्रीगेट हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का यूज़ करेंगे कि भाई मैं 100 में से 50 के कलर डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, तो एक हमने अलग क्लास बनाया। 50 का कलर में कुछ डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने एक डिफरेंट क्लास बना दिया। तो अभी जस्ट वर्बली समझो, प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे। सो क्लास ऑलवेज डिक्लेयर विद डॉट, और जो भी आप क्लास का नेम रखना चाहते हैं कुछ भी रख सकते हैं।
ध्यान रखना है कि नंबर से शुरुआत नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आपने कभी भी किसी ब्रांड का नेम देखा हो, जैसे आजकल कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे, नहीं कह सकते, रियल लाइफ में जो हमारे नेम होते हैं अपने, वो कभी भी नंबर से शुरू नहीं होते, हमेशा आप देखोगे वो अल्फ़ाबेट में ही होते हैं। हाँ, कंडीशन कुछ ऐसा होगा भाई, जैसे हम लोग स्कूल्स में हैं तो एक ही नाम के, जैसे रंजीत 3 हो गए, अब कौन सा रंजीत अटेंडेंस वाले, या तो वो रंजीत का आज डे 1 है तो नहीं पता कौन सा रंजीत बोले, तीनों बोल देंगे यस सर। अब रंजीत को 1 महीना हो गया तो उसे पता है भी पहले इस वाले रंजीत का नंबर आता है, अब इसका आता है, अब मेरा आता है, तो रंजीत 1 2 3 टीचर क्या करता है, ऑटोमेटिक फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता है वहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा रंजीत की बात हो रही है, बट फिर भी कन्फ्यूजन तो रहता ही है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर से बिगिनिंग आपने कभी नहीं कराना। अगर आपने नंबर लिख दिया यहाँ पर कि भाई फर्स्ट एनी नेम, तो क्लास आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसे लिख देते हो कि एनी नेम 1, तो ये एग्जीक्यूटेबल है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। दूसरा, क्लास के नेम में स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर 2 वर्ड लगाना चाह रहे हैं तो बीच में अंडरस्कोर या हाइफन का यूज़ करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अंडरस्कोर लगाना चाहिए या मैं यूज़ करता हूँ या नहीं, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ डैश का, क्योंकि गूगल जो होता है ना, वो आज की डेट में आपकी क्लास के नेम को भी रीड करता है कि आप क्लास क्या चला रहे हो। अगर आप कुछ भी अंडरस्टैंड क्लास लिखते रहोगे वहाँ पर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्लास बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेडर बना रहा हूँ तो क्लास का नेम जाएगा हेडर। अगर मैं नेविगेशन बना रहा हूँ तो आपका होगा वहाँ पर नैव बार। अगर आप नेविगेशन के अंदर आइटम बना रहे हैं तो क्लास का नेम हो जाएगा नैव आइटम। आइटम के अंदर अगर आपका कोई लिंक है तो नैव लिंक। समझ आ रहा है? तो नेम प्रॉपर मीनिंगफुल होंगे, ऐसा नहीं कुछ भी हम लोग डिफाइन कर लें। आईडी ऑलवेज डिक्लेयर विद हैश, और नेम कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगेन यहाँ पर भी नंबर नहीं होगा। टैग ऑलवेज डिक्लेयर विद अ टैग नेम विदाउट यूजिंग डॉट और हैश। इसमें हमें डॉट या हैश लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टैग का नेम लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो मेरे पास थ्योरी काफ़ी बड़ी है इस चीज़ की, आगे की चीज़ हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले जितना बेसिक हम लोगों ने देखा है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहला सबसे स्टेप जो हमने ध्यान रखना है, जितना अभी तक आपने HTML पढ़ा है उसमें आपने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं सभी। अब वो एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो क्लास में आपके यूज होंगे एज अ प्रॉपर्टी। अब आप जैसे अभी तक करते थे बॉडी का कलर चेंज, तो आप लिखते थे बॉडी टैग में स्पेस BG कलर इक्वल टू दिस, वो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग गूगल की बात करते हैं तो गूगल HTML के एट्रीब्यूट को मतलब रिफ्यूज़ करता है। आप देखोगे तो वो रेड कलर की वार्निंग सब वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। ओपन करेंगे नोटपैड, फैन मोड में इसी चला सकते हैं क्या? बड़ा सफोकेटेड सा हो रहा है, इसका तो सैलरी काम नहीं कर रहा है। फैन चला लो चलो। तो नहीं, कम नहीं है, कम करो, नहीं तो फिर तुम्हें इसको सुनाई नहीं देगा, इसी की आवाज़ आ रही होगी। एक मुसीबत थोड़ी है। चलो, तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर डॉक टाइप। आप इसको कैप्स में स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे HTML, फिर डिफाइन करेंगे अपनी लैंग्वेज का नेम, फिर डिफाइन करेंगे यहाँ पर हेड, टाइटल, हेड को क्लोज करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनलाइन CSS। ओपन करेंगे बॉडी, बॉडी क्लोज एंड HTML। फाइल को कंट्रोल-S करिए और डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर होना चाहिए TTS, अपना बैच टाइम 10:30 to 12 Feb, टुडे इज 19/0/20, सॉरी क्योंकि सैटरडे के बाद में संडे मंडे आ गए, 24। और इसको हम लोग सेव करेंगे इनलाइन CSS एक्सटेंशन .html। फाइल के नेम में हम लोग फिलहाल यहाँ पर
हाइफन का यूज़ करेंगे। तो देखो इस फाइल को सेव करिए और इसको ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। ओपन फाइल लोकेशन, ये आ गई अपनी फाइल। तो हमें एक बॉडी का कलर बेसिकली चेंज करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, बीजी कलर। यहाँ पर अब आपने लिखना है इस तरह से बैकग्राउंड कलर। जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। चेंज हो गया कलर। तो एक सवाल यहाँ से पैदा होता है कि भाई कलर तो पहले भी चेंज हो रहा था, तो इसका फ़ायदा क्या है ना। एक काम तो हमारा पहले भी हो रहा था, रेड कलर वो भी बना रहे, रेड ऐसा तो नहीं कि रेड में कुछ CMYK के RGB वाला डिफरेंस आ गया है ना। तो इसका बेसिकली एडवांटेज आपको कब मिलता है, देखो क्या है कि एक थ्योरी अगर हम लोग समझे, व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस एंड नंबर ऑफ वेब पेजेस, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। तो वेबसाइट क्या हुआ, कलेक्शन क्या हुआ वेब पेजेस का। एंड वेब पेज क्या इज ए कलेक्शन ऑफ आपका टेक्स्ट, इमेज, वट जो भी आप यूज़ करें उसको, एलिमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, वो उसका कलेक्शन हो गया। तो जब आपको एक वेबसाइट बनाते हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई होम पेज पर आपका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होगा, सर्विस का डिफरेंट होगा, अबाउट का डिफरेंट होगा, पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा, कॉन्टैक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल रखते हैं चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको बोला कि भाई मुझे जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू रखना है। तो क्या होगा कि अगर आप बीजी कलर लिख के अगर काम चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा कि बीजी कलर पर्टिकुलर पेज में लिखा हुआ है ना। यानी कि अगर ये मेरा इनलाइन CSS, तो मैंने इनलाइन CSS के बॉडी टैग में कोड किया हुआ है। बट अगर मैंने इनलाइन का यूज़ ना करके मैंने यूज़ किया होता एक्सटर्नल CSS का, तो क्लाइंट ने बोला थीम चेंज करना है, आप एक फाइल में थीम चेंज करते एंटायर वेबसाइट में थीम चेंज हो जाएगा आपका। ये होता है CSS का डिफरेंस, ठीक है। इनलाइन में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इनलाइन तो पर्टिकुलर वैसे ही होगी ना जैसे बीजी कलर हम लोग लिख रहे थे पहले। लेकिन CSS लिखने का तरीका यही होता है, चाहे आप एक्सटर्नल लिखें या इंटरनल लिखें या इनलाइन लिखें, ठीक है। तो ये तो हुआ इंटरनल, सॉरी इनलाइन। अब हम बात करेंगे इंटरनल की। एक बनाइए इंटरनल CSS एक्सटेंशन डॉट HTML। तो इंटरनल में ये पार्ट कैसे जाएगा, इसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे स्टाइल टैग एंड स्टाइल टैग क्लोज, और आप यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग, और बॉडी टैग में हमें कलर अपना क्या रखना है बैकग्राउंड का, ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई नया पेज हमारा ओपन हुआ है विद डिफरेंट कलर काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल CSS एक्सटेंशन डॉट HTML। तो ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल CSS की जब बात आती है तो आपकी एक अलग से नोटपैड फाइल बनेगी और उसको आपने सेव करना है। लाइक हमने नेम दिया इसको स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। सर HTML नहीं आएगा? नहीं, एक्सटर्नल में फाइल का टाइप ही डॉट CSS हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको कॉल कराने का तरीका होता है, आप लिखेंगे लिंक href स्टाइल डॉट CSS एंड डॉक्यूमेंट के साथ इसका जो रिलेशन है वो है स्टाइल शीट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस फाइल को जाके एक्सटर्नल वाली जो फाइल है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक कलर जो है डिफरेंट कर देता हूँ। लाइक मैंने इस स्टाइल फाइल को ओपन किया यहाँ पर और मैं यहाँ पर जाके डाल देता हूँ कुछ ब्लैक का शेड, ठीक है। लाइट डार्क जो भी आप करना चाहें, मैं लाइट शेड ले लेता हूँ। अभी हम लोग एक्सटर्नल फाइल को रन करेंगे तो मेरा डिफरेंट कलर मुझे मिलना चाहिए, तो ट्राई करते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ या नहीं। कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल का एग्जांपल, ये है इनलाइन का एग्जांपल, और मैंने इसमें टाइटल चेंज नहीं किया है बाय मिस्टेक, तो हम इसका टाइटल बदल देते हैं। ये है हमारा इंटरनल CSS, इसमें कुछ बॉडी के अंदर लिखना नहीं है, खुद से बनाना। और
यहाँ पर हमने करें इसको रिफ्रेश, तो देखो तीनों का टाइटल डिफरेंट है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इनलाइन के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग कोड पर ध्यान दें तो आपको उस पर्टिकुलर टैग जिसको आप चेंज करना चाहते हो वहाँ पर कोड करना होता है ना। इसको अगर हम लोग बंद करें, बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल में हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सीधे हमने टैग को टारगेट कर लिया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया कि हम लोग टैग बेस्ड भी कोडिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एनी टैग नेम लाइक ऑफ एचटीएमएल लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल। मैंने क्या टारगेट किया वहाँ पर, बॉडी। तो मैंने बॉडी को टारगेट क्यों किया, देखो बॉडी मल्टीपल नहीं होती, बॉडी पूरे पेज में एक ही होगी, तो इसलिए आप बॉडी के साथ रिस्क ले सकते हो। बाकी जैसे मान लो कि आप टेबल के साथ काम करते हो, टेबल नेस्टेड भी हो सकती है, तो पता चला आपने टेबल टैग को डायरेक्ट कोड कर दिया कि बैकग्राउंड कलर, तो जितनी भी टेबल होंगी सबका कलर चेंज हो जाएगा। समझ गए, मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। फिर हमने इसको लिखा दिस इज अनदर पैराग्राफ। अब आप मान लीजिए कि कई टैग को टारगेट करते हैं कि इसका जो कलर है वो डिफरेंट हो जाए। हमने लिख दिया लाइक ब्लू कलर फॉर एग्जांपल। तो जब आप उस फाइल को रन करेंगे इंटरनल सीएसएस के, तो दोनों में क्या दिख रहा है, ब्लू कलर, है ना। तो ये होता है कि अगर मैं डायरेक्ट टैग को टारगेट कर लेता हूँ तो जितने भी नंबर ऑफ टैग उस पेज में आप बनाओगे, अब आप कितने टैग बनाते जाओ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, सभी का कलर यही रहने वाला है, ठीक है। तो टैग स्पेसिफिक अगर हम लोग सीएसएस कोड करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि सब पर अप्लाई हो रहा होगा। अब मुझे चाहिए सबका अलग अलग, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा पैराग्राफ लाइक 1, इसका कलर हो जाए रेड। फिर मैंने लिखा पैराग्राफ 2, इसका कलर हो जाए लाइक ग्रीन। फिर मैंने लिखा पैराग्राफ 3 ब्लू। बाकी जितने भी पैराग्राफ हैं सभी का कलर कुछ डिफरेंट हो जाए, मैंने लिख दिया लाइक पिंक, ठीक है। आपने सेव किया और रीलोड किया, सबका कलर क्या हो गया, यहाँ पर पिंक हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, आपने अभी टैग को तो कहीं कॉल ही नहीं किया ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, हमने लिखा क्लास, लिखा हमने क्लास का नेम 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया हमारा 3। अब आप डिफरेंस देखोगे, समझ आ रहा है। तो ये होता है क्लास का बेनिफिट कि जब हम लोग कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमें हर एक एलिमेंट को अलग अलग हैंडल करने के लिए क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक बताओ कन्फ्यूज़न है या क्लियर है। हाँ जसलीन बोलो। सर अब जैसे अब इसका कोड ओपन करना, ठीक है, पूछिए। सर अब ये आपने जैसे तो बॉडी ऊपर में कॉल करा, ठीक है, नीचे भी बॉडी कॉल हो रही है। नीचे वाला बॉडी है जो बेसिकली यूज़र को पेज के अंदर क्या डेटा या इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर किया वो डिस्प्ले कराता है। ऊपर जो हमने बॉडी डिफाइन किया वो है उसका स्टाइल, कि बॉडी का कलर क्या होगा। ये बॉडी टैग नहीं है, टैग होता तो ये ऐसे लिखा होता, ठीक है। ये है स्टाइल। इस करली ब्रेस को हम बोलते हैं कोड ब्लॉक, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 अगर लिखा, अगर मैं टैग स्पेसिफिक नहीं लिख रहा हूँ तो ये कोड तब तक इटरेट या एग्जीक्यूट नहीं हुआ जब तक मैंने उसको कॉल नहीं किया। तो सर अगर एक बार बताओ ना, अगर हम HTML में लिखते हैं तो हम अगर फॉर एग्जांपल यही लिख रहे हैं, ठीक है, लिख के हम इसी में ही कॉल कर सकते थे कि हाँ हमारी ये जो फर्स्ट लाइन है इसका कलर ये हो, हम उसी में मेंशन कर सकते थे। हमने ये ऊपर अलग से क्यों करा, अलग से क्यों किया, पैराग्राफ में कलर तो दे सकते थे ना बना के। देखो होता क्या है, जब आप एक वेबसाइट बनाते हो ना तो होता क्या है कि हमारे जैसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल, आप यहाँ देखो, मैं इसके साथ कुछ कलाकारी करता हूँ। ये हमारा एक नेम है, हमने इसको इंस्पेक्ट किया, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, मैंने पूरे फ्लिपकार्ट का कलर चेंज कर दिया। अब अगर तुमने अपना तरीका लगाया होता तो तुम्हारा सिर्फ एक का चेंज होता है,
मैंने जो तरीका फॉलो किया है उससे जितनी जगह पर वो क्लास होगा हर जगह अपडेशन होगा। ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या किया मैंने फ्लिपकार्ट की कोडिंग में जाके यहाँ पर उसका मैंने कलर अपडेट कर दिया CSS में। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट कि अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं, देखो ये सेम काम हम लोग फॉन्ट टैग से भी तो कर सकते थे, लेकिन फॉन्ट टैग क्या होता है, मुझे उतनी बार फॉन्ट टैग लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्लास एक बार डिफाइन किया, अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा था, अब यही 1 मैं यहाँ पर फिर से कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ जाके पेज को फिर से क्या किया, रिफ्रेश। इंटरनल में ध्यान से देखिएगा, अब क्लाइंट कहता है रेड कलर मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंट कर दो। हाँ। अब यही अगर आपने नॉर्मल काम कर रखा है फॉन्ट टैग से, तो आप 2 बार जाके फॉन्ट टैग अपडेट करके आओगे। हाँ जी। लेकिन मेरे टेक्निक से अगर जा रहे हो तो आप यहाँ पर जाके लिख दोगे लाइट ब्लू फॉर एग्जांपल, और जैसे मैंने एक जगह लाइट ब्लू लिखा तो जितनी जगह पर 1 की क्लास थी दोनों जगह पर लाइट ब्लू हो गया। अब समझ आ रहा है डिफरेंस? यस, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में नहीं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट की हेडिंग ले जो उसका कलर उन लोगों ने फॉर एग्जांपल ब्लैक या ब्लू या कोई भी रखा, तो मतलब हर जगह वो क्लास स्पेसिफाई कर दी कि क्लास 1 क्लास 1। हाँ और अगर जहाँ पे जैसे कोई प्राइसिंग का है क्लास 2 क्लास 2, हाँ, तो मतलब उनको हर जगह हर बारी कलर डालने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक तो है, ये खाली सिर्फ इंटरनल में नहीं, होगा या ये मैंने इंटरनल पर लिख दिया है कोड, ओके। ये कोड जाएगा एक्सटर्नल के ऊपर। मैंने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल अगर हम लोग इसको रख लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट आते हैं वो हम लोग अभी समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो समझ में आया कैसे काम कर रहे हैं? अब यहाँ पर P.1 मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो .1 वाली क्लास है ये पैराग्राफ पर ही अप्लाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ हेडिंग H1 और टॉपिक बनाया हमने इंटरनल CSS, और यहाँ जाके हमने लिखा H1 को क्लोज, मैं यहाँ पर इस क्लास को लेके यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, क्योंकि हमने थ्योरी में ये पढ़ा था क्लास कैन असाइन एनी HTML एलिमेंट। एलिमेंट से मतलब ये है कि हमारे नंबर ऑफ टैग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो H1 भी टेक्स्ट कंटेन करता है और पैराग्राफ भी टेक्स्ट कंटेन करता है, बट होगा क्या, ये क्लास 1 यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। आप जब रिलोड करेंगे इस पेज को नोटिस कीजिएगा H1 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ब्लैक आता है वैसा ही रिटर्न हुआ, बट अगर मैं यहाँ से इसके सामने से ये कंडीशन हटा दूँ, अब ये देखना अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी कोई स्पेसिफिक क्लास जो मैंने बनाया है वो सिर्फ पैराग्राफ पर चले, बाकी किसी गलती से एलिमेंट पर अप्लाई ना हो जाए, तो आप इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो कि आपने डिव लिख दिया, मैं चाहता हूँ मेरी एक पर्टिकुलर क्लास डिव पर ही अप्लाई हो, या आपने लिख दिया टेबल डॉट जो भी क्लास आप बना रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ वो टेबल पर चलेगी, किसी और पर नहीं चलेगी। तो ऐसा आप क्लास को लिमिट में ला सकते हो ताकि वो किसी और के ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे कि H1, ठीक है, तो अगर H1 मेरे पेज में होगा तो उस पर अप्लाई होगा, बाकी जितनी जगह पर पैराग्राफ में 1 लिखा है वहां से ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। देखो सब पिंक हो गए, देखो सब पिंक आ रही है, समझ गए? तो सर अगर जैसे आपने एक्सटर्नल में लिखा है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो हॉच पॉच ना हो, और हम चाहते हैं सारी क्लास को हम एक जगह जस्टिफाई कर दें कि हमें चेंजेस करने में आसानी लगे, तो वो भी वो एक्सटर्नल में ही होगा? वो एक्सटर्नल पे ही होता है काम। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ये वाला कोड यहाँ से कॉपी किया और मैंने ला के कोड यहाँ पर कॉल कर लिया एक्सटर्नल के अंदर। ठीक है, तो ये मुझे इस वाली बॉडी की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। अब हम लोग ये वाला जो कंटेंट है इसको कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से करेंगे क्लोज, एक नया नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल CSS की फाइल को ओपन करेंगे और बॉडी के अंदर वही वाले टैग ला के कॉल कर देते हैं। अब आप देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल वाला पार्ट है, जब मैं रिफ्रेश करूँगा वो सारी क्लास ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल के तौर पर मैं इंटरनल वाली फाइल का एक डुप्लीकेट बना देता हूँ, या मैं एक्सटर्नल का ही एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। कैसे बनाते, कॉपी पेस्ट कर देंगे सेम जगह पे, कंट्रोल से ड्रैग कर देते हैं तो भी आपका बन जाता है। मैंने उसको नेम क्या दिया, डेमो।
ठीक है, इस डेमो फाइल को भी हम लोग ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो दोनों पेज में मुझे सेम ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल में भी और डेमो में भी। तो डेमो का हम लोग टाइटल चेंज कर देंगे ताकि हमें पता चले। तो ओपन विद नोटपैड, इसको हमने नेम दिया डेमो पेज, कंट्रोल एस, क्लोज, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। तो ये एक्सटर्नल है, ये डेमो है। तो एक्सटर्नल क्लास लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि क्लाइंट ने आपको अचानक से ऑर्डर दिया कि भाई मुझे बैकग्राउंड कलर समझ नहीं आ रहा आपका। आप यहाँ जाके लिख देंगे ये मेरा कलर है नया अपडेटेड जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो एक्सटर्नल में भी चेंज हो गया, डेमो में भी चेंज हो गया। तो मतलब बेनिफिट ये हुआ कि मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बहुत ही मेहनत करके बनाया, उसके अंदर 500-600 पेजेस हैं। अब आप सोचो कि अगर आप इनलाइन CSS लिख रहे हो तो 500-600 पेज ओपन करने पड़ेंगे और मुझे वहाँ जाके हर एक में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपका इंटरनल होगा तो भी आपका सेम ही स्टेप होगा, बट अगर आपका एक्सटर्नल होगा तो आपने एक जगह पर चेंज किया, 500 पेज में ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगा आपका। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो मान लो कि फ्लिपकार्ट का अगर ऑनर अगर आज ये कंडीशन लगाता है कि भाई ये जो हॉट डील है ये रेड में दिखा दो, है ना, एग्जांपल के तौर पर, या जैसे यहाँ पर इन्होंने बना रखा है ओनली फ्यू लेफ्ट, तो ये UI/UX के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है। भाई रेड हो रखा है यानी कि भाई खत्म होने वाले, लेना हो तो ले लो। और यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर डील चल रही है, ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, भाई 72% का ऑफ आ रहा है इसके ऊपर, है ना। तो इसका एक विजुअली अपील है अपना। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना शॉप वगैरह पर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है सेल, तो सेल आप जनरली किस कलर में देखते हो? येलो, रेड येलो ही दिखाई देता है ना, ठीक है। तो क्यों डाला होता है वो पार्ट? आई कैची होता है बेसिकली। तो जैसे एग्जांपल के लिए मूवी देखो कि पीके, तो उसका येलो हेलमेट होता है, तो क्या बोलता है ना अलग से फोकस मारता है। तो हर एक कलर का अपना एक मतलब है ना। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर, सॉरी क्लास वाला पार्ट क्लियर हो आपको? ठीक है, तो हमने अभी दो चीज़ें देखी हैं, क्लास और टैग। टैग हमने वो टारगेट करने हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा ना होते हो। जैसे बॉडी एक ही होता है तो बॉडी टैग को डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग एक क्लास भी बना सकते हैं BG कलर, और उसको लिख के हम लोग कॉल करा देंगे बॉडी स्पेस क्लास इक्वल टू BG कलर। तो क्लास ध्यान रखना, क्लास एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कॉल होती है, ID एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कॉल होगी, और इनलाइन जो हम लोग CSS लिखते हैं वो स्टाइल एट्रीब्यूट के इक्वल टू कॉल होती है आपकी। ठीक है, तो एक ID का एग्जांपल बनाते हैं, और इसमें ज़रा हम लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो एक्सटर्नल क्या है, पेज से बाहर लिखा हुआ है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर बॉडी कलर कोड किया था, कहाँ गया हमारा वाला फाइल, ओपन करो ज़रा, FCO ऑरेंज कलर है हमारा। अब मान लीजिए कि आपने डेमो या फिर एक्सटर्नल का पेज ओपन करा नोटपैड के अंदर, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा पेज ओपन है, इधर आइए, ये हमारा एक्सटर्नल CSS का पेज ओपन है। अगर आपने यहाँ पर लिखा स्टाइल टैग और यहाँ जाके अपने स्टाइल टैग को किया क्लोज, और यहाँ जाके आपने लिखा बॉडी, एक बॉडी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अब हमने इंटरनल में बॉडी को रिकोड कर दिया। यहाँ जाके हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, आपने जाके लिख दिया यहाँ पर क्या, ग्रीन, या मैं कुछ और डाल देता हूँ जैसे कि ब्लैक। ठीक है, हमने ये कलर डाला। तो ध्यान रखना कि एक्सटर्नल जो हमारा होता है उसको ओवरराइड करता है इंटरनल। एक्सटर्नल को ओवरराइड करता है internal। हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल पेज से बाहर लिखा हुआ है और हमने इंटरनल कोड किया तो पेज के अंदर हो गया। तो पहले उसने देखा एक्सटर्नल से क्या कमांड आ रही है, फिर उसने देखा अरे इंटरनल की भी कमांड है, तो इंटरनल में क्या कलर गया है, तो वो इंटरनल को एग्जीक्यूट करेगा, एक्सटर्नल को बाईपास कर देगा वहाँ से। इसी तरह से इंटरनल को ओवरराइड करता है इनलाइन। मान लो मैंने बॉडी टैग में जाके लिखा स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, मैं सेम स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करके लाके यहाँ डाल देता हूँ कि भाई बैकग्राउंड जो कलर है हमारा वो कुछ डिफरेंट हो जाए, एक्वा। तो क्या दिखाई दे रहा है, इनलाइन ने इंटरनल को ओवरराइड किया था, इंटरनल ने एक्सटर्नल को ओवरराइड किया था। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि भाई इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो होता है इनलाइन। ठीक है, तो अब
कब हमें इंटरनल लगाना चाहिए, कब हमें इनलाइन लगाना चाहिए। भाई दिया है तो ऐसे तो दिया नहीं होगा, है ना। तो मान लो आपने पूरी वेबसाइट एक बना ली, पूरी वेबसाइट बनाने के बाद क्या हो रहा है, हमें जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं सभी में एक ही कलर आ रहा है बैकग्राउंड का। आप चाहते हो कि किसी एक स्पेसिफिक पेज पे मेरा बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर पेज को ओपन करके आप इंटरनल कोड कर दोगे तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि आपने हेडिंग बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हेडिंग जब आपने बनाया होगा तो आपने क्या करा, H1 टैग को टारगेट करके एक कोड लिख दिया कि इसका कलर ये रहेगा। तो हो सकता है कि आपके एक पेज में H1 या H2 मल्टीपल हो, तो जब आप इंटरनल आओगे सीधे लिख दोगे H1 टैग का कलर ये है, तो आपके उस पेज के सारे कलर H1 चेंज हो जाएंगे, वो हम नहीं चाहते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर हेडिंग का मुझे कलर चेंज करना है वहाँ पर जाके मैं इनलाइन की कोडिंग कर दूंगा, तो पर्टिकुलर एक का कलर आपका अपडेट हो जाएगा, ना कि बाकी पेज में जितने भी हैं सबका। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ यहाँ दिखाता हूँ कि ये जो मैंने अभी कोड किया है इसको रहने दो, मुझे पर्टिकुलर किसी का जिनका पिंक कलर आ रहा है मैं उसको अपडेट करता हूँ। हमने क्या लिखा, स्टाइल इक्वल टू, बैकग्राउंड के लिए लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट के लिए लिखते हैं ओनली कलर, ठीक है। और यहाँ जाकर हमने लिख दिया लाइव, रीलोड करेंगे तो मेरा पर्टिकुलर का कलर चेंज हुआ, ठीक है। और अगर मैंने ये कोड बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया होता है कि पी टैग और मेरा जो कलर है वो लाइम हो जाए, तो रीलोड करते क्या होगा, पेज में जिसके ऊपर क्लास नहीं थी लगी हुई वो सारे क्या हो गए, लाइम हो गए। क्योंकि जिन पे क्लास लगी हुई है उन क्लास को कौन हैंडल कर रहा है, एक्सटर्नल, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से आपकी चीज़ें काम करेंगी। तो ये पहली क्लास है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा सा चला के समझ के देखना, ठीक है, कि ये किस तरह से बेसिकली चीज़ें काम कर रही हैं। डाउट्स होंगे डिस्कस करिएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको CSS की हेल्प से कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जो एक टॉपिक हमारा रहता है डिव, जिसके थ्रू आज की डेट में मॉडर्न वेबसाइट्स बनती हैं। टेबल के थ्रू तो आपको एग्जांपल दिखाया था, टेबल से वेबसाइट बनती नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए आपको टेबल सिखा दिया था मैंने। तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे डिव एग्जाम्पल। डिव स्टैंड फॉर डिवीजन टैग। तो डिव के अंदर भी 3 टेक्नोलॉजी आती है, फ्लॉट, फ्लैक्स एंड ग्रिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओल्डर टेक्निक सीखेंगे। 2008 में जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ, CSS3 इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस वक्त पे चलता था फ्लॉट। 2012 जब आया, ठीक है, तो उसके बाद के टाइम में आके नया इंट्रोड्यूस हुआ फ्लैक्स। फ्लैक्स के कुछ ही टाइम के बाद में इंट्रोड्यूस हो गया ग्रिड। तो आज की डेट में मॉडर्न वेबसाइट्स जो चलती हैं वो ग्रिड और फ्लैक्स के थ्रू, ग्रिड GRID ग्रिड। तो यहाँ से अभी हम लोग इंटरनल कोडिंग ही करेंगे, लिखेंगे div टेम्पलेट एग्जाम्पल, और ये सब हटा दीजिए यहाँ से। ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, div टैग। तो जैसे टेबल में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, देन पहले टेबल, देन TR, देन TD, देन TD क्लोज, TR क्लोज, टेबल क्लोज। डिव के अंदर कुछ नहीं है, सीधे स्टार्ट एंड क्लोज। तो आपके नंबर पर इतने सारे टैग बच गए। इसी वजह से कोड हमारा क्या होता है, लाइट वेट और फास्टली एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे डिव टैग डायरेक्ट। ये हम लोग टैग स्पेसिफिक अभी आपको दिखा रहे हैं। हमें डिव की विड्थ कितनी रखनी है, हमने लिखा लाइक 800 पिक्सल। हाइट कितना रखना है, लाइक 600 पिक्सल। और इतना करने के बाद आपने यहाँ आना है डिव एग्जाम्पल में, और पुरानी सभी फाइल्स को बंद करो फटाफट। तो अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बट अगर हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करें कहीं पर और पेज के ऊपर हम लोग अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो एक डिव बन चुका है हमारा, लिखा रहा है 800 600। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल जैसे कि टेबल में होता है, जब तक बॉर्डर असाइन नहीं करोगे दिखेगा नहीं। तो वहाँ तो बॉर्डर एट्रीब्यूट डाल देते हो, यहाँ क्या डालें, तो यहाँ पर आपने लिखना है बॉर्डर कितना रखना है, थिकनेस 1 पिक्सल्स, सॉलिड एंड कलर क्या रखना है इसका, 3 चीज़ें एक साथ। हाँ किस में, टेबल में क्यों नहीं होता था, बॉर्डर कलर से आता था, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं लिखते थे हमें सॉलिड करना है, सॉलिड वहाँ बाय डिफॉल्ट आता है। बाकी कलर और थिकनेस हमने दोनों चीज़ें यूज़ की हुई है। अब जैसे आप रीलोड करेंगे आप देखेंगे आपका टेबल डिव विजिबल है। तो वहाँ पर आप सेंटर अलाइन करने के लिए अलाइन सेंटर लिख देते थे, यहाँ पर आपने ये नहीं करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे मार्जिन
और मार्जिन आप लिखेंगे ऑटो। तो इसका कमांड का काम क्या है, ये कमांड ये चेक करेगा कि इस 800 के बाद कितना रिमेनिंग एरिया आपके पास बचता है, जो बचा उसको वो डिवाइड करेगा इक्वली, लेफ्ट राइट में डाल देगा ऐसे, ठीक है। अगर हमें राइट या लेफ्ट राइट करना है तो तो आपके पास लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, राइट करना है तो फ्लॉट राइट लिख देंगे तो राइट चला जाएगा, प्लॉट राइट। ठीक है। तो ये पहला पार्ट बन गया हमारा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, टेबल के केस में हम कभी भी ये नहीं लिखते थे 800 पिक्सल्स या 600 पिक्सल्स, वहाँ पर हम लोग सीधे 800 लिखते थे। HTML बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स के ऊपर ही काम करता है। CSS में आपको मेजरमेंट का यूनिट बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पिक्सल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस सभी को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमने काम पिक्सल्स और परसेंटेज में ही करना है, क्योंकि स्क्रीन के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल यूनिट्स मेजरमेंट के यही होते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे इसके अंदर एक बैनर बनाना है, ठीक है। तब आप समझ रहे हो डिव टैग लिखा हो यहाँ पर, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा तो वो कॉमन ही जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नेम देंगे। हमने इसको नेम दिया लाइक फॉर मेन, यानी कि ये मेन के लिए हो गया। अब हम बना रहे हैं बैनर के लिए, तो हमने क्लास का नेम रख दिया अकॉर्डिंग टू टॉपिक फॉर बैनर। इसकी हाइट कितना रखेंगे, लाइक 150, और इसमें मार्जिन कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग 800 के अंदर 800 का ही बैनर कॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्लास इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर मेन, और यहाँ पर क्लास का नेम हो जाएगा फॉर बैनर। और जैसे हम यहाँ पर रीलोड करेंगे दो चीज़ें बन के तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर लिखा है, मैं किसके लिए बना रहा हूँ मैंने वो यहाँ पर हाईलाइट किया है। आपको ज़रूरी नहीं आप ये फॉर लिखें, चॉइस है आपकी, आप जो मर्जी नेम रखना चाहें, बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई आपने मीनिंगफुल नेम रखना है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस क्लास का क्या काम हो रहा है, ठीक है। बैनर के बाद मुझे बनाने हैं बटन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर बटन मेन, क्योंकि बटन एरिया के अंदर हम लोग अपने कुछ बटन्स क्रिएट करेंगे। तो बटन की हाइट कितना रखना चाहते हैं, लाइक 30 पिक्सल्स। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ये एरिया बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं अपना बॉडी एरिया। यहाँ जाइए, कॉपी पेस्ट, लिखिए एरिया। हाइट कितना रखना चाह रहे हैं, लाइक 430 पिक्सल्स। सॉरी ये तो विड्थ हो गया, हाइट यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करेंगे, ये पार्ट अपना बन के तैयार हो गया। तो कम करना चाहो हाइट वगैरह यहाँ से कम कर सकते हो, लाइक 400। और कम करिए, टोटल करो हमारे पास कितना हो गया, 600, 150, 30, ठीक है। 170 यहाँ पर आप डाल देंगे 390, ठीक है। तो ये अपना पार्ट आ गया इस तरह से। तो जो बाकी का बचा एरिया उसको मैं फुटर में डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने नेम दिया फॉर फुटर। फुटर की हाइट हम लोग अगेन सेट कर देते हैं 30 पिक्सल्स, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये अपना फुटर वाला पार्ट आ गया। तो ये आप देख रहे हो कुछ गैपिंग वगैरह का चक्कर हमें दिखाई दे रहा है ना। तो ज़रा टोटल करते हैं भाई, 150 प्लस 30 प्लस 30 प्लस हमने यहाँ पर डिफाइन किया 380, कितना बैठा हमारा 590। तो यहाँ पर मैं इसको 390 लिख सकता हूँ, और जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा ओके हो गया इसके अंदर। अब हो क्या रहा है, जब आप कोई बॉर्डर डालते हो ना, तो बॉर्डर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बॉर्डर हमेशा HTML में आपका एलिमेंट से बाहर कंसिडर होता है। तो जब लोग फोटोशॉप पढ़ते हैं उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, पता है ना। तो यहाँ पर सेंटर तो नहीं होता है, यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड होता है। तो बॉर्डर जो है यहाँ पर जब हमने लिखा 800, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बॉर्डर है इसको डालने के बाद में विड्थ होगी 802, हाइट होगी 602, क्योंकि 1 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट 1 पिक्सल फ्रॉम राइट। तो बॉर्डर का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हमें मिलता है आउटलाइन। क्या लिखेंगे, आउटलाइन। और जहाँ पर भी आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है उसको आप रिप्लेस कर दें विद आउटलाइन। तो ये आउटलाइन के साथ क्या फ़ायदा होता है कि ये हमेशा अंदर की तरफ काम करता है, जो भी हमारी विड्थ होगी उसके अंदर ही कंसिडर होगा, बाहर कंसिडर नहीं होगा। देखो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, इस तरह से मैं काम करना है।
अब बटन के डिवीज़न की बात कर लेते हैं कि भाई हमें 5 बटन यहाँ पर बनाने हैं, होम सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। तो उससे पहले आपको 5 यहाँ पर बनाने पड़ेंगे डिव। तो हम इस क्लास को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से करेंगे पेस्ट और इसका नेम देंगे फॉर बटन, और 5 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करें तो 160, 16 मल्टीप्लाई 5, 800 हो जाएगा, है ना। तो ट्राई करेंगे और इसको 5 टाइम हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ध्यान रखना, डिव टैग जो होता है वो होता है ब्लॉक एलिमेंट। अब इससे क्या मतलब हुआ, आपको याद है H1 से लेकर H6 हमने हेडिंग सीखे थे। तो जितनी बार आप H1 से लेकर H6 तक लिखते जाते हो, हर बार ऑटोमेटिक एक न्यू लाइन बनती है ना। तो आपने यहाँ नोटिस किया, जब मैंने बैनर बनाया, बैनर के बाद मैंने बटन मेन बनाया, तो बटन मेन ऑटोमेटिकली बैनर के नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमेशा एक नई लाइन ही प्रोड्यूस करेगा खुद से। तो अभी यहाँ पर मैंने लिखा है बटन 5 टाइम, तो आप देखना 5 बार बटन बनेंगे, लेकिन सब एक दूसरे के नीचे आएंगे, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो मुझे क्या चाहिए, सबको एक दूसरे के पैरेलल लेके आना है। सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर जाइए और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे इसमें फ्लॉट। जाइए बटन, देखिए फ्लॉट की वैल्यू में क्या रखा, लेफ्ट। जैसे फ्लॉट लेफ्ट करोगे क्या हुआ, 5 बटन आपके एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये बना आपका बटन वाला एरिया। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी एरिया है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो मैंने इसको नेम दिया लाइक साइड, एक मैंने इसको नेम दिया मेन। क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बॉडी एरिया है, कॉपी पेस्ट, इसको हमने नेम दिया साइड। विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, लाइक 200। क्या लिखेंगे, फ्लॉट लेफ्ट, और एक हमने बनाया मेन। रिमेनिंग बचा हमारे पास 600। चेक करेंगे यहाँ पर रिलोड करके, बन गए 2 पार्ट। तो बिल्कुल टेबल में जो हमने स्ट्रक्चर सीखा था वैसे कुछ हमने CSS के थ्रू अपना अचीव किया है। तो यहाँ पर ये टोटल कोड क्या है, इंटरनल। जब पूरा काम हो जाए, या तो आपके पास मेरी तरह 2 स्क्रीनों की, एक तरफ कोड को और एक तरफ आउटपुट आ रहा हो, और जब तक आपके पास सिंगल स्क्रीन है तो पहले पूरा कोड इस तरह से कर लो। बाद में पूरे कोड को हम क्या करेंगे, कट, और एक नोटपैड फाइल बनाएंगे न्यू, यहाँ लाके पेस्ट, फाइल को सेव करेंगे। इसको हमने नेम दिया div style डॉट css। फाइल को क्लोज कर दीजिए, यहाँ लिखिएगा डॉट, सॉरी स्टाइल टैग रिमूव हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे, लिंक href div style डॉट css, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट। तो पहले इस लाइन के बिना देखते हैं क्या बन रहा है। सब खराब हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें। अब हम लोग उस कोड को वापस लगा देते हैं। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आ गया वापस। कंट्रोल यू करेंगे तो देखो मेरा पूरा स्टाइल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया तो डिज़ाइन बना के तो हमारा काम हो गया, हम खुश हो जाएंगे, भाई डिज़ाइनिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं गूगल आपसे कैसे मांगता है कि स्टाइल किस तरह से मुझे देना है आपको। तो आपने लिखना है यहाँ पर CSS कंप्रेसर। ये एक वेबसाइट है, इस पर जाइए, यहाँ से आपने लिंक कॉपी किया, मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया इसको, ठीक है। आपने जो भी कोड किया, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आके ला के इसको पेस्ट करोगे और क्या बोलोगे, कंप्रेस। तो मेरा इनपुट था 638 बाइट्स का, आउटपुट कितना रह गया 516 बाइट्स का, यानी कि मैंने 23% इसको लाइट वेट बना दिया CSS को पहले से। आपने इस लाइट वेट वर्क करे पार्ट को कॉपी करना है यहाँ से, और करने के बाद आप फिर से एक नोटपैड फाइल लॉन्च करेंगे,
सेव करेंगे, इसको आप लिखेंगे div style डॉट min डॉट css। min का मतलब क्या, मिनीफाइड, मशीन रीडेबल। अब ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है फाइल हमारी। ये सीधी सी बात है, मेरी वेबसाइट पर मैंने जो CSS लगाया, मुझे किसी को पढ़ाना थोड़ी ना है उसको, मेरे को तो ब्राउज़र को रेंडर कराना है, तो ब्राउज़र जितना जल्दी कोड पढ़ेगा उतना जल्दी मेरी वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, तो इसलिए दो फाइलें बनाते हैं, एक प्रोडक्शन फाइल और एक मिनीफाइड। ठीक है, तो जब आपका काम पूरा हो गया तो उसको कंप्रेस कर दो। अब ये फाइल हम लोग सेव करेंगे और इसको बंद करेंगे। यहाँ से अपनी नोटपैड फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप min डॉट css। हम फिर से जाके ये चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे क्या भाई हमारे आउटपुट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है इसमें। तो हमने रिलोड किया, देखो min फाइल आ गई, यहाँ रिफ्रेश किया, क्या कोई डिज़ाइन मेरे प्रॉब्लम आ रही है, परफेक्ट काम कर रहे हैं। तो जहाँ मेरा कोड पहले कई लाइन का था, अब वो सिर्फ इतना सा रह गया। ये हमेशा करना है। सर अगर फॉर ये तब करना है जब बेसिकली आपको लग गया कि मेरा काम खत्म, अब ये लाइव जाएगा, तब करना है। ये मैंने आपको डे 1 पे करके दिखा दिया कि ये आपको करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिया और हमारी फाइल मेन चली गई। हाँ। अब किसी कंपनी के पास चली गई और मेन हो गई। अब जैसे क्या नाम है, कोई चेंजेस लाने हैं एट द टाइम ऑफ कुछ इयर्स के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको चेंजेस लाने हैं, तो हम उसमें कैसे करेंगे? ऐसे इस वाली फाइल से करोगे। हमारे पास नंबर तो है नहीं ना। दूसरी फाइल हमने इसलिए तो बनाई, ये वाली जो फाइल है आपने यहाँ पर वो फाइल अपनी ओपन कर लेनी है। ये आपकी प्रोडक्शन फाइल, ये आपकी फाइनल फाइल। तो फिर से आप कंप्रेस करके फाइल को सेव कर दोगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, ओवरराइट नहीं कर देना है, समझ गए। वो फाइल भी रखनी है और कंप्रेस फाइल भी रखनी है। तो CSS लिखो, JS लिखो, जो भी लिखोगे गूगल ऐसे ही मांगता है। अगर आपने इस तरह से लिख के डाल दिया, वेबसाइट तो चल जाएगी लेकिन गूगल आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा भाई क्या लिख दिया तुमने इतना लंबा कोड, इतना टाइम थोड़ी ना मेरे पास तुम्हारी लाइन बाय लाइन में कोड पढ़ता रहूँगा। फाइल बनाना। क्योंकि एक, अब जैसे दूर क्यों चलते हैं, एक कहावत है ना, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, है ना। तो गूगल से ही समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है, कंट्रोल U प्रेस करते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। कब तक ढूंढेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ठीक है, चलते जाओ। खोज क्या रहे हैं, CSS। अब ये देख रहे हो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा देख रहे हो बैकग्राउंड कलर, ये सब एक ही लाइन में गूगल ने बड़ी चालाकी से पूरी CSS लिख दी। ये देख रहे हो एक ही लाइन में पूरी CSS है। सर तो ये इंटरनल कोडिंग है, एक्सटर्नल है? इन्होंने अपने पेज पे इंटरनल रखा हुआ है इसको, क्योंकि गूगल का एक ही पेज होता है ना। हाँ। गूगल में ऐसा नहीं वेबसाइट की तरह चलता है गूगल, तो इसलिए इंटरनल। अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं तो एक्सटर्नल, अगर वेबसाइट में एक ही पेज है तो इंटरनल। तो ये देख रहे हो इस तरह से इनका पूरा कोड चल रहा है एक ही लाइन में। ठीक है, तो ये इनका स्टाइल टैग है, देखो ये दिखाई दे रहा है स्टाइल टैग। ऐसे होता है। इन्होंने सारा चीज लिखा कोड कन्वर्ट किया है, हाँ? कंप्रेस किया होगा ना। वो खुद ही दिखा रहे हैं ना कि भाई हम भी जब ऐसे चला रहे हैं तो तुम्हें भी ऐसे ही चलाना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गूगल की अपनी मोनोपोली है, यानी कि आपने उसके तरीके से चलना है, ना कि अपने तरीके से। क्योंकि जब तक आप फेमस नहीं हो जाते, पॉपुलर नहीं हो जाते, तो आपको गूगल पे ही जाना पड़ेगा। आपने कोई वेबसाइट बनाई तो आप ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में जाके घर घर गेट खटका के बताओगे भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई है। तो लोग आपको सर्च करते हैं, तो गूगल में आपको दिखना चाहिए। तो या तो हम लोग गूगल एड्स चलाएं या फिर हम लोग SEO फ्रेंडली अपनी वेबसाइट बनाएं। सर कभी कोई गूगल को टक्कर देने के लिए आ सकता है? हाँ, गूगल का सर्चिंग का रिप्लेस करने नो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि कौन किसको कब रिप्लेस कर सकता है। लेट्स से एग्जांपल के लिए आज मैं हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है कि सर बड़ा अमेजिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कल को मैं इस भ्रम में बैठ जाऊँ कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं पढ़ना छोड़ दूँ, तो मुझे कोई भी रिप्लेस कर सकता है। बट अगर मैं हर दिन के साथ अपनी नॉलेज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कौन रिप्लेस कर पाएगा। तो गूगल की जो टेक टीम है, R&D टीम है, बड़ी कमाल की है। तो वो नई नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं, लेके आते रहते हैं। वो तो ये कहते हैं तुम बताओ, हाँ, वो तुम बताओ अपने हाँ, आप ही, मतलब बिल्कुल। हम ही बता रहे हैं उसको और वो अपने आप ही अपडेट किया जा रहा है। तो जैसे गूगल का फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। गूगल काम कर रहा है टेलीपोर्टेशन के ऊपर।
टेलीपोर्टेशन क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी एक अमेजिंग सीरीज़ है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, स्टार ट्रैक। हाँ तो उसमें देखना कि वो लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं टेलीपोर्ट होके। हाँ ठीक है, तो गूगल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है रियल रियल में। ठीक है, तो वो टेलीपोर्टेशन पे स्टार्ट कर चुके हैं, पिछले 3 से 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर वो ट्राई कर रहे हैं। नहीं सर इससे बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर में कि लाइक हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये एक इम्पॉसिबल जैसा एक प्रोजेक्ट है, बट कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा सोचो कि कभी हम लोग बातचीत करने के लिए कबूतर का यूज़ करते थे। ठीक है, वक्त बदला। तो जैसे मेरे को ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी जब मैं छोटा था, तो मेरे दादाजी 96 की एज में जाके एक्सपायर हुए, तो वो इनसे पूछ रहे कि पहले मैसेज कैसे भेजते, तो बताते थे पहले कबूतर होते थे, या फिर हर गांव में क्या होते थे, एक सीमेंटेड कंक्रीट के खंभे होते थे। तो एक गांव से एक बंदे की ड्यूटी होती थी, वो पूरा दिन वहीं खड़ा रहेगा। तो एक खंभे से बंदा चला, दूसरे खंभे पे जाकर उस बंदे को अपना मैसेज हैंडओवर करता, इस तरह से मैसेज हैंडओवर होते हुए दिल्ली तक आ जाता था। ठीक है, फिर वक्त बदला, घोड़सवारी वगैरह का ये सब स्टार्ट होता, फिर वैसा वो एक होता था कि एक दिन में 20 किलोमीटर घोड़ा दौड़ा यहाँ से वहाँ तक, वो दिन रात दौड़ते जा रहा, आगे तक मैसेज पास होते जा रहे हैं। तो एक्चुअली पहले जो नॉलेज एक्सचेंज का तरीका था वो ये होता था। फिर जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने टैप मैसेज का सिस्टम बनाया कि भाई मेरे पास एक डिवाइस है, आपके पास एक डिवाइस है, और हम लोग यहाँ से टैप करके कुछ मैसेज भेजते थे, तो वो कोड में उधर दूसरी एंड पर प्रिंट हो जाता था, फिर हम लोग उसको डिकोड कर लेते, इस कोड का ये मतलब है। ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ, जो कि बाद में जाके इंटरनेट बना। ठीक है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बाई टेक्नोलॉजी मतलब वक्त के साथ साथ हम लोग रेवोल्यूशन होते गए चीज़ों के अंदर, हम लोग काफ़ी एडवांस हो गए। तो जैसे किसी जिद्दी इंसान की एक जिद थी कि भाई कुछ ऐसा हो कि रियल टाइम में बात हो पाए, तो उसने भाई फ़ोन बना दिया। फिर एक बंदे को और कुछ सूझा कि भाई वायर का झंझट ख़त्म करो, कोई भी तोड़ जाता है कुछ ऐसा नहीं है वायरलेस। ठीक है, तो सिस्टम बना और मोबाइल फ़ोन आया, है ना। फिर लोगों को लगा भाई मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की कमी है, तो उसमें इंटरनेट भी डाल दिया गया। तो देख रहे हो, तो इंसान की जिद वो कुछ भी करवा सकती है, बस बंदे को सोचना आना चाहिए। जैसे कि शाओमी काफ़ी फेमस कंपनी है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ये क्या बार बार चार्जिंग का झंझट है, ख़त्म करो इसको। तो उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक ऐसा इंफ्रा बनाया कि जितने लोग ऑफिस में रहेंगे फ़ोन उनकी पॉकेट में ही ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। हाँ, तो उन्होंने कुछ इस तरह की फील्ड बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, हमारे फ़ोन के पीछे एक वायरलेस कॉइल होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका चार्जिंग का काम करेगा। तो निकोलस टेस्ला काफ़ी फेमस थे, जिनके ऊपर बेस्ड आपका मूवी बनी थी आयरन मैन। ठीक है, टोनी स्टार्क, हावर्ड स्टार्क। ठीक है, तो उसमें वो टेक्नोलॉजी उन्होंने दिखाई कि अब जो फ्यूचर में आगे आने वाले 10 से 20 साल में जो आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, तो ये रोड से खंभे खत्म हो जाएंगे। अंडरग्राउंड ना ना ना, वायरलेस हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सर करंट भी वायरलेस लगेगा। नहीं तो सर इससे तो फिर करंट कैसे लगता है, करंट फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, जी सर। तो फिजिक्स अगर पढ़ा है तो करंट तब लगता है जब सर्किट पूरा होता है। हाँ, जब तक सर्किट पूरा नहीं होता तब तक करंट नहीं लगता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए ना साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर रेडियो एक्टिव चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी फिर बॉडी में। हाँ वो तो है, रेडियो एक्टिव चीज़ है, अब इंसान चाह रहा है कि भाई जल्दी मरना है वो तो चार्जिंग में ही आप उसमें बहुत ही रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब देखो बेसिकली क्या है ना कि जैसे हम लोगों ने साइंस पढ़ा ना, अल्फा बीटा गामा 3 तरह की रेज होती हैं, तो तीनों का ना अपना अलग अलग काम होता है। जैसे ये लोग जो मोबाइल सिग्नल्स जो आते हैं वो गामा के थ्रू आते हैं। आप देखते हो ग्लास रूम में होते हो, कंक्रीट वॉल में बैठे होते हो, कहीं बैठे हो, सिग्नल पेनिट्रेट करके पहुंच जाता है आप तक। तो हम यूथ के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमारी एज है 35-36 साल, हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, हमारी स्किन पर रिंकल्स आने लग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रही हैं। ठीक है ना, तो वो उसका ये साइड इफ़ेक्ट है। तो जैसे अभी एक बहुत बड़ा बीच में चला था कि आप कुछ भी छू रहे थे, जब 5G का ट्रायल चला तो हर चीज़ में झटके लग रहे थे। तो 5G को बेसिकली जब टेस्ट किया जा रहा था तो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज इतना इकट्ठा हो जा रहा था एनवायरनमेंट में, जैसे आप किसी मेटल कांटेक्ट में जैसे ही आते थे, चट से एकदम करंट लगता था। यार करंट कहाँ से आया? ये तो जनरली सर्दियों में होता है, क्योंकि हमारे वुलन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है ना, वो समर्स में हो रहा था। तो बेसिकली दैट टाइम 5G को फुल कैपेसिटी पे चेक किया जा रहा था। फिर बाद में ट्राई ने उसको रेगुलेटरी लगाया कि भाई आपने इससे ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करना है, तब जाके फिर वो झटके लगने वाला सिस्टम खत्म हुआ। 5G इसलिए कम हो गया सर एकदम से। हाँ 5G को बेसिक जब स्टार्ट होता है, याद नहीं आपको, GBPS में स्पीड आती थी हमारे फ़ोन्स के अंदर, अब वो जाके सीधे 200-250 पे रह के खत्म हो गई सारी चीज़ें। तो क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी लगा दी। सही नहीं है। नहीं ज़्यादा क्या, देखो
आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, एक कहावत है। और सीधी सी बात है, जब कुछ इन्वेंट करोगे तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों फेस करोगे। एक सिक्के के दो पहलू तो हमेशा मिलेंगे। भाई एक व्हीकल जो इजाद हुआ, भाई उससे आप बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन अब उसी के आगे कुछ अचानक से आ गया और टाइम से आपने हैंडल नहीं किया तो ठुक भी जाओगे। तो यानी कि या तो चले ही जाओगे या चले ही जाओगे। तो वो वाली चीज़ है। तो गूगल बड़े कुछ कमाल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगी चीज़ें। और उससे खतरनाक प्रोजेक्ट तो बेसिकली रशिया कर चुका है। तो देखा जाए तो बहुत एथिकल चल रहा है गूगल। तो रशिया तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि भाई सब एक एनिमल के सर को काट के दूसरा एनिमल जोड़ दिया उसके ऊपर। वो जीन ठीक है। जीन ऐसे कुछ कहता है। जीन्स थेरेपी। नहीं वो जीन्स का नहीं था, बेसिकली वो लोग ये चाहते थे कि जैसे क्या था ना कि जब कोल्ड वार चल रहा था तो दैट टाइम बहुत लोग मरते थे, बेइंतहा ऐसे लोग मर रहे थे जैसे हम लोग फसलें काटते जा रहे हैं, ऐसे इंसान की नस्ल खत्म होती जा रही थी। तो क्या होता था कि जैसे मान लो कोई बंदा लड़ाई में उसके हाथ पैर कट गए, तो उसका उन्होंने ट्रीटमेंट खोज लिया था कि चलो ठीक है ये करा जा सकता है। मान लो किसी की गर्दन बची खाली, तो उन्होंने उसको आर्टिफिशियल ऑक्सिलरी पावर दे दिया कहीं से, उसको ब्रेन को जिंदा रख लिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट रशिया कर चुका है बहुत पहले, और ये सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन फिर कुछ ऐसे आपकी चीज़ें हुई, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने जिन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट बंद करा दिए। ठीक है, नहीं तो बड़े खतरनाक काम किए इन लोगों सर ने। मुझे एक तो आज भी जैसे बॉडी हमारी आधी जल जाती है, तो ना मछली की जो होती है हाँ, फिर फिश की स्किन जो होती है वो हमारी मुंह के ऊपर लगाई जाती है। उनसे पहले जो सबसे खतरनाक था वो था हिटलर। Yes. हिटलर ने बड़े साइंस जो है ना, जो साइंस जो देन है एक्चुअल में वो हिटलर की है। उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हुआ। उसने दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को जोड़ के एक टीम बनाई थी, और अगर वो बंदा मरता नहीं ना तो वो अपने ज़माने में चांद पे पहुंच चुका होता। हिटलर को मारने के बाद अमेरिका चांद पर पहुंचा, क्योंकि हिटलर के यहाँ से जो उन्होंने रेस्क्यू किए थे सारे के सारे साइंटिस्ट, उन्हीं में से वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि यहाँ से वहाँ तक का बेसिकली टाइम कितना लगेगा, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, कब आप मिशन प्लान कर सकते हो। तो जैसे क्या होता है ना कि हमारा पूरे थ्रू आउट ईयर में एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा मून सबसे क्लोज में होता है। सिमिलरली वैसे मार्स होता है जो ऑर्बिट में वो सबसे क्लोज होता है, तब हम लोग मिशन प्लान कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप फ्यूल फूंकते रहो, वो आपसे दूर जा रहा है, तुम उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हमारे करीब आ रहा होता है, हम उसकी तरफ जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा हम दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं पॉइंट पर आके। तो इसलिए जैसे मार्स के लिए जब भी कोई मिशन बना, वो 2.5 साल में एक बार ही प्लान होता है, क्योंकि वो 2.5 ईयर्स में एक टाइम ऐसा आता है जब आप एक दूसरे के नज़दीक होते हो। नहीं तो उसके बाद फिर वो बहुत तेज़ी से आपके पास से क्रॉस कर जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल। चलिए जी, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे।